हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनजी एसेस में। और इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं क्लास 11 की, जिसके अंदर हम सारे के सारे चैप्टर्स को क्लास 11 के बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर जितने भी चैप्टर होंगे उनके अंदर बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। तो जितने भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, उस पर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अब उसके लिए बेटा क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस रेगुलर आती रहे। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे हम अपने चैप्टर की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक चीज समझनी होगी, जिसको हम बोलेंगे क्वांटिटी। ठीक है, कि क्वांटिटी होती क्या है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी, ये क्वांटिटी असल में है क्या। तो क्वांटिटी को अगर मैं डिफाइन करूं बेटा तो क्या बोलूंगा मैं कि क्वांटिटी इज नथिंग बट इज अ अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, क्वांटिटी इज अ अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग। अब बात आती है बेटा आपके दिमाग में, आप क्वेश्चन चल रहा होगा कि अमाउंट ऑफ समथिंग, असल में ये समथिंग है क्या। तो अब इस समथिंग को समझना कि समथिंग क्या है। समथिंग क्या है, आप जिस रूम में बैठे हो जरा अपने आसपास थोड़ा सा नजर घुमाओ और देखो कि आपको आसपास क्या क्या चीजें नजर आ रही है। ठीक है, अब हम एग्जांपल के तौर पे मानते हैं जैसे कि आपके रूम के अंदर क्या लगी होगी, क्लॉक लगी होगी। बिल्कुल क्लॉक दिख रही होगी। ठीक है, आपको टेबल दिख रही होगी, आपकी स्टडी टेबल यहाँ जहां पर आप पढ़ रहे होगे, बेड दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, और क्या दिख रहा होगा, आपकी बुक्स वगैरह दिख रही होंगी। ठीक है, और आपको आसपास अपने क्या दिख रहा है बेटा, फैन दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिख रही चीज है। और अगर आपके साथ आपके भाई बहन या माता पिता बैठे होंगे तो वो भी आपको बेटा बातें कर रहे होंगे, बातें करके हंसी मजाक हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, मतलब अच्छा लगने के बाद क्या हैप्पीनेस होगी, उस रूम के अंदर क्या होगा, हैप्पीनेस होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा, छोटे भाई बहन होंगे, क्यूटनेस होगी उनकी, एक्सेट्रा। यानी ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप अपने आसपास नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखो तो इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको, और वो क्या है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो मेन पॉइंट बेटा समझाने का यही है कि इनकी अगर हम बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉक ले लीजिए बेटा। अब क्लॉक से आप क्या करते हो, टाइम देखते हो, यानी आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है, आप घड़ी में देखोगे या आपकी जो हैंड वॉच होगी उसमें देखोगे, यानी आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल है, टेबल की आप लेंथ वगैरह, ब्रेथ वगैरह, हाइट वगैरह ये मेजर कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। बुक है बेटा, बुक की मोटाई, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ हमारी क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैप्पीनेस, क्यूटनेस, एक्सेट्रा। ठीक है, सैडनेस, ये भी एक एग्जांपल है हमारे अनमेजरेबल क्वांटिटी के। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बेटा ऐसी हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अनमेजरेबल क्वांटिटी। अब कैसे डिफाइन करोगे, अगर मैं बोलूं मैं बहुत खुश हूं, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, कैसे बताऊंगा, नहीं बता सकता ना। इसका मतलब कि मैं अपनी हैप्पीनेस या फिर सैडनेस को कभी भी मेजर नहीं कर सकता। तो सिंपल सी चीज यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया वो हमें इतना बताता है बेटा कि क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की होती है, जिसको एक तो हम मेजर कर सकते हैं और दूसरा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। दो चीजें हमें पता लगी। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, यहाँ से दो चीजें क्या पता लगी अभी हमें। एक तो क्वांटिटी हमारी होती है मेजर करने वाली, जिसको हम बोलते हैं मेजरेबल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, नंबर वन। और दूसरी हमारी क्या थी बेटा, अनमेजरेबल क्वांटिटी। अनमेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो उसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है। और अनमेजरेबल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, चैप्टर के अंदर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर आपके कुछ लॉज लगते हैं, हर चीज के पीछे होने वाला जो रीजन है वो डिफाइन करती है फिजिक्स। तो सिंपल सी चीज है बेटा, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो, फंडामेंटली मेजर कर सकते हो, हम उसी चीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब ये हैप्पीनेस, सैडनेस यानी अनमेजरेबल क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोगों को इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम इस पार्ट को नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम किसको पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज को, यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जरा देखिए। अब फिजिकल क्वांटिटी इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी, जो अभी मैंने बताया बेटा कि जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल आपके सामने है बेटा, एग्जांपल आपके सामने देखो जरा। लेंथ, क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मास, क्या मास को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। टाइम को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल। फोर्स को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके किसी भी डिवाइस की मदद से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। यहां पर जरा देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला भी है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो जरा देखिए, फिजिकल क्वांटिटी बराबर Q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, यानी यहां पर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बेटा? कोई भी न्यूमरल वैल्यू, कोई भी न्यूमरल वैल्यू, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल n से, ठीक है। और यूनिट यू। तो यहां से हमें क्या पता लग गया बेटा? एक फॉर्मूला पता लगा फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें आती है बेटा, कौन कौन सी? एक तो न्यूमरल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड आता है, और दूसरा क्या आता है? नंबर। यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर हमारी क्या बनती है? फिजिकल क्वांटिटी बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन लगभग मेरे पास मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? 15 सेंटीमीटर। क्या लिखा बेटा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी कह सकता है, और भी कह सकते हैं बेटा कि टाइम, अगर मान लो मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूं, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लग गया बेटा? मान लेते हैं मुझे 5 मिनट लग गए। कितने लग गए? 5 मिनट्स। क्या लग गया बेटा? 5 मिनट्स, ठीक है। और कितनी लेंथ थी जितना मैं चला? मैं मान लेता हूं कितना था? 2 किलोमीटर। कितना था बेटा? 2 किलोमीटर। तो यहां पर अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके अंदर दो चीजें, क्या? दो चीजें हैं बेटा। ये तो हमारे क्या है? नंबर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और दूसरा जो है बेटा ये, इनको हम बोलते हैं यूनिट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स होती क्या है, इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में चैप्टर में। अभी आप इतना समझिए बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो मैग्नीट्यूड से और दूसरा यूनिट से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर हमारी क्या बनी? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर जरा नोट को देखना बेटा, एज द यूनिट चेंजेस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यूनिट को अगर मैं चेंज करूं तो मैग्नीट्यूड भी हमारा क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना कि अगर मैं इस यूनिट को चेंज करता हूं तो हमारा मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? चेंज होता है। अब किस तरीके से होता है जरा देखो, किस तरीके से होता है जरा देखो बेटा। अगर मान लो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? हमारा यूनिट पर, ठीक। सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? कम। यूनिट क्या हो जाएगी? छोटी। यानी यूनिट को अगर छोटा कर दोगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, और अगर आप यूनिट को बड़ा करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। अगर आप यूनिट को बड़ा करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? छोटा। तो इस रिलेशन से हमें एक चीज पता लगी बेटा, इस रिलेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यूनिट। मैग्नीट्यूड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? यूनिट के, ठीक है। यहां से हमें यही पता लग रहा है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है तो यूनिट हमें छोटी करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। अब बात आती है बेटा कि ये मैग्नीट्यूड और यूनिट का रिलेशन है वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम समझे नहीं, मतलब एग्जांपल देके समझाएंगे। जरा देखिए बेटा,
अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बेसिक सी मैंने एक वो लिखी है वैल्यू कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो मीटर यूनिट है वो सेंटीमीटर से क्या है, बड़ी है। जो मीटर यूनिट है वो सेंटीमीटर से क्या है, बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट क्या है बेटा, बड़ी। यूनिट क्या है, बड़ी। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर ये जो नंबर है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या है हमारा, छोटा है। नंबर क्या है, छोटा। इसका मतलब कि अगर मैंने यूनिट को बड़ा कर दिया तो नंबर मेरा क्या हो गया, छोटा। अब इस साइड आ जाओ बेटा, इस साइड आ जाओ। अब इस साइड देखो बेटा, यहाँ पर ये मेरी जो यूनिट है वो क्या है, छोटी है। अब यूनिट मेरी छोटी है, अब यूनिट छोटी है तो जरा नंबर देखना बेटा उसके बगल में, नंबर कैसा है, 100, 1 से बड़ा है ना, तो नंबर यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग रहा है कि अगर मैं यूनिट को बढ़ाऊंगा तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं यूनिट को छोटा करता हूं तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस रिलेशन से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। किसके, यूनिट के। तो अब आगे देखो जरा बेटा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, अब मैं इस u को इधर ले जा सकता हूँ, u को इधर ले जाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बचेगा बेटा, 1। अब मैं जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड और यूनिट का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो किसके इक्वल आता है, हमारा कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल। क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि जो हमारी मैग्नीट्यूड और यूनिट है वो हमारा किसके इक्वल आता है, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट। अभी इस चीज से हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जरा देखिए। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज NU। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर किया गया और रिजल्ट क्या है बेटा हमारा, NU, वेयर U is the unit and N is the numerical value। U हमारी यूनिट है और N क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। If result is expressed in various units then, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही है। तो जस्ट इस स्लाइड से पहले बेटा अभी हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि NU इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। अब इसका मतलब बेटा, अब मैं जैसे ही कांस्टेंट को हटाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आ जाएगा मेरा, और इस u को इधर ले जाऊं तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि जो मैग्नीट्यूड है यूनिट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D1। ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, D1। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहते हैं, MCQ के। अब जरा देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो जरा देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 बेसिस पर बेटा डिवाइड कर दिया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो अब जरा देखो बेटा, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डायरेक्शन की बात होगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हमने डिवाइड किया तो डायरेक्शन वहां पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तो जरा देखिए बेटा डायरेक्शन क्या होता है। अब जरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा फिजिकल क्वांटिटी को, एक तो स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक टेंसर क्वांटिटी। सर टेंसर क्वांटिटी एक नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, तो बिल्कुल बेटा भी बताऊंगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ते हुए आए हो और आपको नॉलेज भी होगी कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम देखेंगे। अब जरा देखो, स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, यानी स्केलर क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज को कहेंगे बेटा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यानी डायरेक्शन का वहां पर कोई भी रोल नहीं होगा, वहां पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी बेटा, मैग्नीट्यूड की बात होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल है टाइम। अब मुझे टाइम को देखना है,
अब मुझे टाइम देखने के लिए बेटा किसकी जरूरत है? घड़ी की। सिंपल। क्या यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन की नीड हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसका मतलब कि टाइम को देखने के लिए मुझे किसी भी तरह से डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया बेटा हमारा टाइम। अब दूसरी बात करें, और कोई एग्जाम्पल दीजिए बेटा, और कोई एग्जाम्पल। लेंथ। क्या लेंथ को नापने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो लेंथ भी कैसा एग्जाम्पल हो गया बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और स्पीड, क्या स्पीड को नापने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, स्पीड हो गया। ठीक है। डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी नापने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिस भी क्वांटिटी के अंदर हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर बेटा? अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, स्केलर क्वांटिटी का जो सम होता है वो कैसा होता है? सिंपल सम। कैसा होता है? सिंपल एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होगा, यानी दो या दो से ज्यादा अगर आप स्केलर क्वांटिटी का सम करते हो, उनको प्लस करते हो, एडिशन करते हो, तो उनका सम कैसा आएगा बेटा? सिंपल। कैसा आएगा? सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना, सिंपल एडिशन। ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब जरा देखो, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा बेटा? कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी हैज, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है बेटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एग्जांपल, एग्जांपल बताइए बेटा। वेक्टर क्वांटिटी की अगर एग्जांपल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बेटा आपको डायरेक्शन की जरूरत है। अगर जब तक आपको डायरेक्शन की जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी, तब तक आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी जगह का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि जिस भी जगह का मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में है। जब तक मुझे डायरेक्शन नहीं पता होगी, मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकता। फोर्स। और क्या हो गया बेटा एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी का? फोर्स। फोर्स कभी भी बेटा लगेगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है बेटा। और कोई एग्जाम्पल दो, और कोई एग्जाम्पल। वेलोसिटी। और कोई एग्जाम्पल देखो बेटा, वेलोसिटी एक्सेट्रा। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड के अंदर जब आप डायरेक्शन को और ऐड कर देते हो, तो वही हमारी क्या कहलाती है? वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये याद रखिए। तो जरा देखो, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी तीनों के अंदर बेटा हमारी डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है और मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए इसके हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का याद रखना बेटा कि यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटीज का सम होता है वो कैसा होता है? वेक्टर एडिशन ही होता है। वहां पर सिंपल एडिशन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम होगा वो कैसा होगा? वेक्टर सम या फिर वेक्टर एडिशन। ठीक, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। थर्ड या शायद में भी थर्ड चैप्टर में हम वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने क्या देखा बेटा कि दो तरह की अभी आपने क्वांटिटी पढ़ी, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोल रहे हैं टेंसर क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, टेंसर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखें तो टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी है बोथ, बोथ बेटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है,
यानी टेंसर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। बस यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर जो टेंसर क्वांटिटीज का जो सम होगा वो कैसा होगा बेटा, वो हमारा सम कैसा होगा, वो सम होगा हमारा सिंपल एडिशन। क्या होगा, सिंपल एडिशन। ठीक है, क्या होगा बेटा, सिंपल एडिशन। ठीक है, एग्जांपल सर, एग्जांपल और दे दीजिए। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अभी क्लास 10th में बेटा आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से आपको एक चीज पता लगेगी कि टेंसर क्वांटिटी को हम लगभग लगभग किसके इक्वल कह देते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो अभी आप 11th 12th तक टेंसर क्वांटिटी को किसके बराबर कहोगे, स्केलर क्वांटिटी के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है असल में, टेंसर क्वांटिटी। क्लास 10 तक आपने इसको पढ़ा था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हम जब 11th 12th आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंप्रूव करना पड़ेगा, चीजों को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए, यहाँ पर सिलेबस का पार्ट आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों है, टेंसर शायद आपका नहीं है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आपने 3 तरह की पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे बात करें तो दो तरह की आपकी क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी, एक तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक तो फंडामेंटल और या फिर डिराइव्ड। क्लियर? अब जरा समझो बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्या है, सबसे बेसिक, सबसे बेसिक क्वांटिटीज। तो सबसे बेसिक क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी क्वांटिटीज जो अदर किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगी, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेसिक क्वांटिटीज। अब वो पहले से ही जब अपने आप में बेसिक है तो ये किसी पर डिपेंड करेंगी क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, एग्जाम्पल देखिए जरा, लेंथ, एग्जाम्पल लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या होता है बेटा आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और इन्हीं से मिलकर आपकी क्या बनती है बेटा, अदर क्वांटिटीज बनेगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें या फिर बेसिक क्वांटिटी की बात करें तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी होती है, 7, जो कि किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इनको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इनकी डायमेंशन वगैरह पढ़ेंगे, इनके सिंबल्स वगैरह पढ़ेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना जानिए बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होंगी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल जब हमने पढ़ ली तो डिराइव्ड तो आप बता सकते हो ना कि ऐसी क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। और अदर क्वांटिटीज कौन सी बेटा, फंडामेंटल। कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल। यानी हमें यहां से ये पता लगा कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर क्या बनाती है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर क्वांटिटी पर या फिर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल देता हूं बेटा, एग्जांपल देता हूं, फोर्स, एग्जांपल फोर्स। अब फोर्स कैसे कैसे डिपेंड करता है जरा देखो बेटा, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा देखो बेटा, फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर और एक एक्सेलरेशन पर। ठीक है, अब यहाँ पर मास हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। जरा देखो मास हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट। अब बात आती है एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन भी हमारी क्या है बेटा, अपने आप में एक डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और टाइम पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और फंडामेंटल यूनिट आ गई टाइम, यहाँ पर एक आई थी ये मास, तो दो फंडामेंटल यूनिट मिल गई, ठीक है। अब जरा देखो वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को भी डिफाइन करें तो क्या होता है बेटा, वेलोसिटी को भी डिफाइन करें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी को भी डिफाइन करता हूं, वेलोसिटी को भी अगर मैं डिफाइन करता हूं तो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्टेंस जा रहा हूं तो मैं लेंथ की फॉर्म में नापूंगा ना, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को क्या मान सकता हूं मैं, लेंथ। क्या मान सकता हूं बेटा, लेंथ। अब जरा देखो, क्या लेंथ हमारी फंडामेंटल यूनिट नहीं थी, बिल्कुल थी। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी हमारी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रही है, एक तो लेंथ आ गई और दूसरा क्या आ गया, टाइम। तो यहां से हमें कुछ एग्जांपल ये पता लगे बेटा कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल हमने देखे अभी, एक तो फोर्स हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एक फोर्स हुआ, एक एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, एक वेलोसिटी हो गया, कई सारी यूनिट्स हो सकती है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज और हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में यही अंतर है बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी पर डिपेंड नहीं करती और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी किस पर डिपेंड करेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपने आगे। अब जरा देखिए, अब बात आती है, हाँ अब जरा देखिए बेटा, अभी हमने कुछ टाइप्स की क्वांटिटीज पढ़ी, अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती हैं, डायमेंशन लेस, याद रखना। तो उनको हमने किस कैटेगरी में डाला है बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये क्या होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज बेटा जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, सिंपल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल बेटा प्लेन एंगल, सबसे पहला एग्जांपल प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, अब जरा देखिए बेटा, यहां पर मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, क्या लिया है बेटा मैंने, एक सर्कल। अब सर्कल का ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से मैं यहां पर एक बना दी रेडियस, इसको मैंने क्या मान लिया, आर, रेडियस, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि इस सर्कल के इस पॉइंट से कोई इंसान, मान लो इस पॉइंट पर खड़ा है, ए पॉइंट पर, अब यहां से कहां चल के आ जाता है, बी पॉइंट पर, यानी इस साइड, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, थीटा। हाँ, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा। अब जरा देखो, यहां पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये हमारा क्या है बेटा, आर्क। ये हमारा क्या है, आर्क। अब आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ होगी जिसको हमने मान लिया एल, इसको हमने क्या मान लिया, एल, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर मेरे को अब इस प्लेन एंगल, यही हमारा प्लेन एंगल है बेटा, ये जो थीटा है यही हमारा क्या है, प्लेन एंगल। अब मुझे प्लेन एंगल का क्या लिखना है बेटा, फॉर्मूला। अब प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा इक्वल्स टू, आर्क को मैंने क्या माना बेटा, लेंथ एल, कितना माना, एल, और रेडियस मेरी कितनी है, आर। तो यहां से ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, प्लेन एंगल का, ठीक है। तो एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी क्या होती है, प्लेन एंगल, जो कि हमारी 2D, इसके लिए 2 डायमेंशनल के लिए सिस्टम के लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल हमें पता है बेटा क्या है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और अगर मैं सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूं, ए से बी पॉइंट तक, तो वहां पर बनने वाला जो एंगल होगा थीटा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, रेडियन। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, इसकी डायमेंशन को चेक कर लेते हैं। अभी आपने डायमेंशन पढ़ा नहीं है, टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, बस अभी आप समझने के लिए देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन की बात करें, ठीक है, लेंथ की डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन होती है एल। क्या होती है बेटा,
एल। और रेडियस, रेडियस को भी तो आप लंबाई में ही नापोगे ना बेटा, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होती है, एल, हो जाएगी एल। तो जरा देखो बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं आई, तो डायमेंशन क्या होगी बेटा इसकी, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड हमारा कौन सा है बेटा, सेकंड है हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड। अब जरा देखो सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करोगे। अब मैंने यहाँ पर एक 3D शेप लिया, 3D शेप में ये क्या होता है बेटा, स्फीयर, क्या होता है, स्फीयर। अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा मतलब एज्यूम करना बेटा कि इस स्फीयर में से एक कोनिकल पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैं अगर कोनिकल पार्ट को बाहर निकालूंगा तो वो कुछ ऐसा ही होगा, इस कोनिकल पार्ट को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब कोनिकल पार्ट को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये अपर पार्ट मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया। ये मेरा क्या है, एरिया, क्या है बेटा, मेरा एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है ना बेटा यहाँ पर। अब 3D शेप में जो ये एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ओमेगा से, या फिर ये वाला ओम, ओम जिसको बोलते हैं हम 10 तक, इसको भी ओमेगा बोलेंगे क्लास में, 11 क्लास में, ठीक है। तो ओमेगा से इसको क्या किया जाता है बेटा, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जरा देखना, इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो ओमेगा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, जरा देखो यहाँ पर क्या है, ये एरिया, क्या है, एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया, ठीक है। और यहाँ भी तो बेटा रेडियस होगी, अब 3D शेप है तो यहाँ पर रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला हो गया बेटा ए अपॉन आर, ए अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, स्टेरेडियन, STERADIA, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, स्टेरेडियन, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन, डायमेंशन को भी देख लेते हैं बेटा एक बार, इसकी डायमेंशन को भी देख लेते हैं। अब जरा देखिए डायमेंशन, डायमेंशन देखिए, एरिया। अब अगर एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ भी हमारी लेंथ ही होती है, तो मैं एल इंटू लेंथ लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब लेंथ की वो क्या होती है बेटा, डायमेंशन अभी मैंने बताई आपको एल, यहाँ पर देखो लेंथ की मैंने डायमेंशन बताई थी एल होती है, तो लेंथ इनटू लेंथ, तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया बेटा, एल का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी बेटा, एल का स्क्वायर अपॉन में रेडियस, रेडियस भी लेंथ है, अब यहाँ पर भी रेडियस का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो गया, इसका मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं आई, तो यहाँ पर लिख देना बेटा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो ये हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, इनके कंक्लूजन से एक चीज समझ में आ रही है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स तो होती हैं, यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं है उनकी यूनिट्स भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यूनिट्स हो सकती है लेकिन अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी यूनिट्स तो हो सकती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, तो चलेगा वो, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हमारी ऐसी ही क्वांटिटीज हैं जिनकी बेटा यूनिट्स तो हैं, यूनिट्स क्या है, प्लेन एंगल की यूनिट्स रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, लेकिन इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा यूनिट कि यूनिट है क्या। अब देखो सिंपल सी, बहुत सिंपल डेफिनेशन दूंगा कि यूनिट बेटा कुछ और नहीं, किसी भी एक्सप्रेशन को समझाने के लिए है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। किस फैमिली से मतलब जरा समझेंगे बेटा, जरा समझेंगे, जरा समझेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा 10 मीटर, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 10 मीटर, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर 5 सेकेंड, क्या लिखा, 5 सेकेंड, ठीक है। और भी लिख सकते हैं 15 केजी, 15 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैंने कुछ टर्म्स लिखे, अब जरा देखो इनको, गौर करना है इन पर कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन यूनिट्स को नहीं देखता, ठीक है, अब मैं छुपा लेता हूँ कि इन यूनिट्स को नहीं देखता, अब ये जो नंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है क्या, नहीं पता लग पाएगा बेटा, ठीक है।
तो इसी चीज को कि मैग्नीट्यूड असल में किसके लिए लिखा गया है, किस फैमिली को डिनोट करता है, उसको बताती है बेटा हमारी यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, मीटर। अब हमें पता है कि अगर मीटर लगाए तो मीटर हमारा किस फैमिली को डिनोट करता है बेटा, लेंथ। किसको करेगा, लेंथ को। तो अब हमें अपने आप यूनिट देखकर पता लग गया कि ये जो 10 मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी हुई है, वो किसके लिए लिखी हुई है, लेंथ के। किसके लिए लिखी हुई है, लेंथ के लिए। ठीक है, अब जरा देखो बेटा इधर सेकंड। अब सेकंड हमें पता है कि सेकंड किसके लिए यूज करी जाती है, टाइम के लिए। किसके लिए यूज करी जाती है, टाइम के लिए। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये टाइम। कौन सी फैमिली, टाइम। ठीक है, केजी, केजी किसके लिए यूज किया जाता है, मास के लिए। किसके लिए, मास के लिए। तो इसका मतलब बेटा कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप जब तक नहीं बता सकते कि वो किसके लिए लिखा गया है, जब तक उसके पीछे क्या नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी। तो बेसिकली यूनिट का काम क्या है बेटा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को एक पहचान देना कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर, ठीक है। अब इसी यूनिट सिस्टम को बेटा ग्लोबली सबने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हम इसी तरीके से क्या करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को दर्शाएंगे। ठीक है, तो यूनिट बेटा एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटी है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटी, और ये क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब आप ग्लोबली पूरे इंटरनेशनली कहीं भी चले जाओ, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर फिक्स होगा, इसके अलावा कोई और अदर वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर। अब जरा देखेंगे बेटा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आपकी फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों तरह की क्वांटिटीज आ जाती है। ठीक है, यानी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को अगर मैं मिक्सअप कर दूं, एक साथ रख दूं, तो वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेंगी बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। अब देखते हैं कितनी तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। तो जरा देखो, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सीजीएस सिस्टम की, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर कुछ और नहीं देखना बेटा, गौर करना है आपको इन्हीं तीनों वर्ड्स में, सीजीएस। सी से हमारा क्या है बेटा, जरा देखो, सेंटीमीटर। यानी इस सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए हम कौन सी यूनिट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और जरा देखो बेटा मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। टाइम के लिए सेकंड। तो सी से हमारा क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर, जी से क्या हो गया, ग्राम, और एस से क्या हो गया, सेकंड। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड यूनिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा एमकेएस सिस्टम की। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एमकेएस सिस्टम। अब जरा देखो, जैसे इसके अंदर आपने डिनोट किया था, अब यहाँ पे करना बेटा, एम से क्या होता है हमारा, एम से क्या होता है, मीटर। एम से क्या होगा, मीटर। एम से क्या होगा बेटा, मीटर। जरा देखो, लेंथ के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, मीटर। क्या करेंगे, मीटर। मास के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, किलोग्राम। मास के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, किलोग्राम। ठीक है, और टाइम के लिए क्या करेंगे, सेकंड। ठीक है, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड यूनिट को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा बेटा, एमकेएस सिस्टम। एम से हमारा क्या हो गया, मीटर, के से हमारा हो गया किलोग्राम, और एस से क्या हो गया, सेकंड। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, कुछ समय बाद जब ये बहुत ज्यादा फॉलो होने लग गया था ग्लोबली की, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीज थी वो एमकेएस सिस्टम को क्या करती थी, फॉलो करती थी। ठीक है, तो कुछ समय बाद एमकेएस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया गया था। अब वो डेवलपमेंट क्या था बेटा, जरा देखो, इसको एमकेएस से किस में कन्वर्ट कर दिया गया था बेटा, एमकेएस से किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, एमकेएसए। अब ये ए क्या है, अब ये ए कुछ और नहीं बेटा, ये है हमारा एम्पियर। ये क्या है हमारा, एम्पियर। और एम्पियर किसकी यूनिट थी, याद करो बेटा, एम्पियर किसकी यूनिट थी, करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, याद रखना। तो बाद में एमकेएस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एमकेएसए। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है डिनोट करता है किसको बेटा, एम्पियर को, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, यूनिट। ठीक है, अब जरा समझना बेटा, अभी अभी मैंने आपसे एक चीज बोली कि एमकेएस सिस्टम जो है ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, सबसे ज्यादा कंट्रीज एमकेएस सिस्टम को ही क्या करती थी, यूज करती थी। ठीक है, तो इसीलिए बाद में इस एमकेएस सिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया बेटा, एसआई सिस्टम। किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसआई सिस्टम, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे
एसआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या होता है बेटा। अब एफपीएस समझो जरा। अब यहाँ पर लेंथ के लिए क्या, देखो बेटा यहाँ पर लेंथ के लिए किसको यूज कर रहे हैं, लेंथ मास टाइम किसके लिए यूज करेंगे, लेंथ के लिए फुट को, मास के लिए पाउंड को, और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आप एफ से क्या बोलोगे फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एफपीएस सिस्टम, ठीक है। अब मेन यहाँ पे बेटा आपको समझने वाली चीज सिर्फ एमकेएस सिस्टम है, जिसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि एमकेएस सिस्टम को ही बाद में इंटरनेशनली कैसे घोषित कर दिया था बेटा, एसआई सिस्टम के तौर पे, यानी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। अब एसआई सिस्टम को पढ़ते हैं बेटा कि एसआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब पूरी दुनिया के द्वारा अपनाया जाने वाला जो सिस्टम था वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एसआई सिस्टम, यानी फंडामेंटली यूनिट्स वगैरह जितनी भी थी हमारी किसके व्याप पर लिखी जाती हैं, एसआई सिस्टम के तौर पर, ठीक है। अब ग्लोबली सबने ये एक्सेप्ट कर ली और हमारी कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। अब जरा देखो वो कौन कौन सी यूनिट्स थी। सबसे पहले बेटा लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और किससे डिनोट करते हैं उसको, एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। मास, दूसरी क्या है बेटा, मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल क्या है हमारा, केजी, सिंबल क्या है, केजी। तीसरा बेटा टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, किससे डिनोट करते हैं, एस से, किससे डिनोट करेंगे, एस से, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, किससे डिनोट करते हैं, के से। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसके डिनोट, एसआई यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर, और डिनोट किससे करेंगे, ए से, ठीक है। अच्छा इस इलेक्ट्रिक करंट को आपके मन में अगर डाउट चल रहा हो बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट तो चार्ज पे और टाइम पे डिपेंड करता है, तो वो सही बात है, बट एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट हमारे चार्ज के डिस्कवर होने से बहुत पहले हमने क्या कर लिया था, कैलकुलेट करना सीख गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पहले था और चार्ज को हमने बाद में स्टडी किया है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आपको नापने के लिए जरूरी नहीं है चार्ज की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप अपना मेजरिंग डिवाइस लगाइए एमीटर और आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ठीक है, मोल, और इसका सिंबल भी क्या होता है, MOL, ठीक है। लास्ट है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, कैंडेला, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, CD से। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो सबसे बेसिक हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमारी ये 7 हैं, इन्हीं से मिलकर हमारा पूरा एसआई सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब चलो बेटा आगे करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, यहाँ पर मैं एक पहले तो बेसिक मेथड करा रहा हूँ आपको फॉर्मूले से, इसके बाद जब मैं आपको डायमेंशंस पढ़ा दूंगा तो डायमेंशन के बाद फिर हम एक और कन्वर्जन ऑफ यूनिट करेंगे, और वो करेंगे हम डायमेंशंस की हेल्प से, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आपको, बहुत अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करें, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट को समझो जरा होता क्या, यूनिट का कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर एक सिंपल लिख रहा हूं बेटा मैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब जरा देखो बेटा हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इस कन्वर्जन के अंदर एक तो ये हमारा क्या है बेटा, नंबर, क्या है, नंबर, और ये हमारी क्या है बेटा, यूनिट, ये हमारी क्या है, यूनिट। ऐसे ही राइट साइड में भी ये क्या है हमारा, नंबर, और ये क्या है हमारी यूनिट, क्लियर, नंबर और यूनिट, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो जरा देखना बेटा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा नंबर 1 N1, ये हमारी यूनिट 1 U1 इक्वल्स टू ये हमारा नंबर 2 N2, और ये हमारी यूनिट 2 U। तो यहां से ये फॉर्मूला बेटा आ गया हमारे पास, और इसी फॉर्मूले की मदद से हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया कि N1 और U1 इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा, N2 और U2 के। अब जरा देखेंगे बेटा कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए, कन्वर्ट 7 kg इनटू ग्राम, इस 7 kg को आपको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब जरा देखो हमें पता है कि यहां पर 7 kg को कितने ग्राम, क्लियर, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर बेटा जरा कंपैरिजन करना,
कंपैरिजन करना उस फॉर्मूले से, ये हमारा n1 हो जाएगा, ये u1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें नंबर निकालना है n2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा u2। ठीक है, अब हमें नंबर निकालना है बेटा n2, वैल्यू रखते जाओ बस। अब वैल्यू रखते जाओ, n1 कितना है हमारा 7, u1 कितना है हमारा kg इक्वल्स टू n2 हमें निकालना है और u2 कितना है हमारा g। ठीक है, अब मैं क्या बेटा इस g को इधर लेके आ सकता हूं, तो मैं अगर इस g को इधर ले आऊं तो यहाँ से n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7 इंटू के जी अपॉन में g। क्लियर, इतना लिख सकता हूं। अब जरा देखो बेटा n2 इक्वल्स टू 7 एज इट इज रहने दो। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो। अब हमें पता है बेटा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1000 ग्राम। इस केजी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1000 ग्राम और अपॉन में क्या आ गया ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा बेटा 7000। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7000, यानी 7000। ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 7000। अब फाइनल लिख दो बेटा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था 7 kg इक्वल्स टू n2 की वैल्यू कितनी आई 7000। तो हमने बेटा 7 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 7 kg इक्वल्स टू 7000 ग्राम्स। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिक, एक बेसिक कन्वर्जन किया है हमने अभी, अभी हम एडवांस पे थोड़ा चलेंगे। हम बहुत डिटेल में बेटा करने वाले हैं इस चैप्टर को। जितने आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बेटा आपको आएंगे। ठीक है, तो हम बहुत क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक ये बेसिक था, अभी धीरे धीरे हम एडवांस पर भी जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब ये देखो उससे थोड़ा सा एडवांस आ गया आपका कि कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। कि 18 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा आपको मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जरा देखो फिर से वही फॉर्मूला n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n2 की, तो n2 निकालेंगे कैसे बेटा n1 u1 अपॉन u2 ऐसे लिख सकता हूँ। इस u2 को नीचे ले आया ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब वैल्यू रखते जाओ बेटा, अब वैल्यू रखते जाओ फिर से। तो n2 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 18, u1 की वैल्यू कितनी है किलोमीटर पर आवर अपॉन u2 की वैल्यू कितनी है मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे। तो जरा देखो बेटा आगे क्या आएगा हमारा n2 इक्वल्स टू 18 डॉट किलोमीटर पर आवर एज इट इज रहेगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा सेकंड ऊपर चला जाएगा मीटर नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखे तो सेकंड और यहाँ पे क्या आ गया बेटा मीटर। क्लियर, क्लियर। अब जरा देखिए बेटा n2 इक्वल्स टू 18 डॉट, अब यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे बेटा कि 1 घंटे के अंदर हमारी कितनी सेकंड होती है। अब देखो आवर को हम किस में बदल देंगे सेकंड में, और किलोमीटर को किस में बदल देंगे मीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं बेटा हमारे 1000 मीटर, 1000 मीटर इनटू s अपॉन में 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड्स होती है 3600 सेकंड इनटू m। अब जरा देखना बेटा m से m कैंसिल, s से s कैंसिल। क्लियर, अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा बेटा n2 बराबर 18 इंटू 10 अपॉन में 36। ठीक है, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 अपॉन 2, यानी n2 की वैल्यू आ गई हमारी 5। कितनी आ गई 5। तो यहाँ से अगर हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, यहाँ पर लिख दो 5। ठीक है, तो यानी 18 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा बेटा आंसर 5। कितना आ जाएगा 5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि देखो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू टाइम। 1 न्यूटन को हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना बेटा कि न्यूटन जो है हमारी कौन सी यूनिट है एसआई यूनिट, और डाइन कौन सी है बेटा सीजीएस। कौन सी यूनिट है सीजीएस। ठीक है, अब एक चीज समझो एसआई यूनिट मतलब एसआई नहीं समझ में आ रहा तो एमकेएस समझ लेना बेटा। एमकेएस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता है कि न्यूटन, अब न्यूटन से आप नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले बेटा न्यूटन को और कन्वर्ट कर, अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है फोर्स की। किसकी होती है बेटा फोर्स की। तो अब जरा देखो यहाँ पर कि फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा देखो मास की एसआई यूनिट क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फोर्स की यूनिट क्या लिख सकते हैं बेटा, केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, न्यूटन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ। क्लियर। अब हमें यहां से ये पता लग रहा है क्वेश्चन से कि हमें एम के एस को किस में बदलना है, सीजीएस में। एम के एस को किस में बदलना है, सीजीएस में। तो अब जरा देखो, इसी को अगर मैं सीजीएस की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो हमारा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना है, और ये किसके बराबर होती है बेटा, ये हमारी बराबर होती है डाइन के। किसके बराबर, डाइन के बराबर। ठीक है। अब ये डाइन और न्यूटन क्यों यूज करें बेटा, क्योंकि सीजीएस सिस्टम के अंदर डाइन को, न्यूटन को, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको स्पेशल नाम दिए गए। ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारी कई सारी क्वांटिटीज को कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्पेशल नेम है आपके डाइन और न्यूटन। क्लियर। अब जरा देखो बेटा, अब मैं न्यूटन को वो, और मैं न्यूटन को ये लिखूंगा और डाइन को ये लिखूंगा। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि 1 न्यूटन की जगह केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर बेटा, किसके अंदर, ग्राम डॉट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मुझे इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है, यानी मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता हूं। कुछ भी चेंजेस नहीं किए बेटा मैंने, सिर्फ और सिर्फ उसको एमकेएस और सीजीएस सिस्टम के उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, अब जरा देखिए, N1 U1 N2 और U2। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, N2। फिर से N2 निकालने के लिए मेरा क्या होगा, N1 U1 अपॉन में, अब वैल्यूज रखते जाओ। अब वैल्यूज रखोगे तो जरा बेटा देखना क्या आएगा, N2 इक्वल्स टू, N1 कितना है हमारा 1, U1 कितना है बेटा हमारा केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन U2 कितना है हमारा, अब इसको नीचे ले आएंगे तो U2 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा मेरा G डॉट सेंटीमीटर डॉट सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब जरा देखना बेटा, यहां से सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, यहीं पे कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा, N2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई केजी डॉट मीटर अपॉन में ग्राम डॉट सेंटीमीटर। ठीक है। अब जरा देखिए बेटा, अब जरा देखिए, N2 इक्वल्स टू 1 को एज इट इज रहने दो बेटा। अब यहाँ पर केजी, अब केजी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम, अपॉन में क्या आ गया, ग्राम। ठीक है। इधर से मीटर को भी किसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या बचा बेटा, सेंटीमीटर। ठीक है। अब जरा देखो, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। इसका मतलब कि हमारा बेटा कि 1 न्यूटन के अंदर कितने टाइम्स होते हैं हमारे, 10 की पावर 5 टाइम्स। क्लियर। तो फाइनल जो आंसर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5। क्लियर। देखो मैंने पहले ही कहा था बेटा कि हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चनों की तरफ चलते चले जाएंगे। ठीक है। अभी हमने सिंपल क्वेश्चन किया था, फिर एक स्टेप बढ़ाया, फिर एक स्टेप, अभी इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाने वाले। ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना कि हमने कहां कहां पर किस किस चीज का इस्तेमाल किया है। ठीक है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बेटा, कि वहीं से क्वेश्चन बनने हैं और इस तरह के कन्वर्जन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर। अब जरा देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट G इक्वल्स टू, G की वैल्यू जरा आप देखो, G की वैल्यू दे रखी है आपको। अब ये जो सिस्टम है हमारा क्या है बेटा, SI सिस्टम, यानी एमपीएस सिस्टम। ठीक है। एक ही बात है, SI और एमपीएस। अब हमें किसमें बदलना है बेटा, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है। चलो देखते हैं जरा। अब सीजीएस सिस्टम में बदलना होगा तो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइन। न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ, डाइन। मीटर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और किलोग्राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम में। ठीक है। तो यानी मुझे इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं बेटा, करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ये ऐसे लिख लेता हूँ बेटा, सबसे पहले 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम, सॉरी, टाइम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब जरा देखिए, अब जरा देखिए बेटा, फॉर्मूला यूज करिए। फॉर्मूला क्या लगेगा? N1 U1 इक्वल्स टू N2 और U2। सेम फॉर्मूला वही है बेटा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम डायमेंशन के तरीके से भी करेंगे जब हम डायमेंशन टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अभी आप इतना जानो कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, अब यहाँ से हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? N1 U1 अपॉन में U2। सेम फॉर्मूला जो हम पिछले क्वेश्चनों में अप्लाई करते आ रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आगे अभी हमें नहीं जाना है क्योंकि हमें उतनी लेवल की कन्वर्जन पढ़नी है। ठीक है, अब जरा देखना बेटा, अब जरा देखो बेटा आगे, N2 की वैल्यू निकालनी है इक्वल्स टू N1 कितना है हमारा? N1 की बात करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। क्लियर? मल्टीप्लाई U1 की वैल्यू की बात करें तो N मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी का। क्लियर? अब अपॉन में U2 कितना है बेटा हमारा? पूरा 9 डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब जरा देखो बेटा आगे करते हैं इसको। आगे देखिए बेटा, N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 एज इट इज रहने दें। अब जरा देखो बेटा, अब यूनिट को अलग अलग करके लिख लो। अब अलग अलग करके लिखोगे तो क्या होगा? न्यूटन को इस तरफ लिख लो और उसके नीचे टाइम। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मीटर स्क्वायर और उसके नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर और सेंटीमीटर के पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और इधर क्या आएगा बेटा? केजी, और अपॉन में क्या आ जाएगा इधर? ग्राम। ठीक है, अब इनकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो इधर, अच्छा इनको यहाँ पे बदल लेना बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर इनको बदल लेना, ये अपॉन में है, अपॉन में आएगा तो केजी की पावर कितनी हो जाएगी? इधर -2 हो जाएगी। ठीक है, -2, और इधर ग्राम की भी पावर कितनी हो जाएगी? -2। अपॉन में है, ठीक है, मैंने बदला नहीं है, आप बदल लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये पावर इस तरीके से हो जाएगी बेटा। अब जरा देखना, अब इनकी पावर क्या हो जाएगी बेटा? -2। क्लियर? अब जरा देखो आगे, अब आसान होगा इस तरीके से अलग लिखने से बेटा, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जरा देखो N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। अब जरा देखो, अब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाला जस्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था कि 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं बेटा? 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। क्लियर? अब यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा बेटा? केजी। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम, और पावर -2। ठीक है, अब जरा काट दो बेटा जो कट रहा है। तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब जरा देखो, डाइन से डाइन कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब क्या बचेगा इधर? मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने किया नहीं बेटा, स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 का पावर -2, 1000 की पावर -2। ठीक है, अब जरा देखो जरा, N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, तो इसको मैंने पूरे को लिख दिया 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5। क्लियर? और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? अब यहाँ पर मैंने पॉइंट को इधर ले लूंगा तो 1 इंटू 10 की पावर -4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -4। क्लियर? 10 की पावर -4, तो N2 यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो 10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से प्लस का, सॉरी इधर प्लस का 7 आएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा इधर? 7। 5 और 3 कितना हो जाएगा इधर? 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, तो प्लस का 7 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस का, और ये हो जाएगा बेटा -8।
कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 6.67 इंटू 10 की पावर 8, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 टाइम। ठीक है, तो हमने इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के। क्लियर है? तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे और आगे आप कुछ अपने कन्वर्जन खुद के कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो हमने ये बेसिक मेथड से बताया, इस फॉर्मूले से n1u1 इक्वल्स टू n2 u2 से। जब हम बेटा डायमेंशंस को पढ़ लेंगे तो डायमेंशंस को पढ़ने के बाद फिर दोबारा हम इस टॉपिक पर आने वाले हैं कन्वर्जन पर। तब वहां पर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे डायमेंशंस के पे पर। ठीक है, डायमेंशंस की हेल्प से हम वहां पर कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए, उम्मीद है आपको बेटा यहाँ तक समझ में आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ सम मैट्रिक प्रेफरेंसेस यानी कुछ बेसिक यूनिट दे रखी है। अब इनको जरा समझिए कि क्या होती है। ठीक है, देख लेते हैं, ये आपके काम आएंगे, आगे काम आने वाली है। तो वन पिको की बात करें तो बेटा ये किसके बराबर होती है, -12, 10 की पावर -12। 1 नैनो की बात करें 10 की पावर -9। 1 माइक्रो की बात करें तो 10 की पावर -6। ठीक है, 1 मिली की बात करें तो 10 की पावर -3। 1 सेंटी की बात करें तो 10 की पावर -2 और 1 डेसी की बात करें तो 10 की पावर -1। ठीक है, अब 1 डेका के इक्वल किसके इक्वल होता है बेटा, 10 की पावर 1 के। हेक्टर की बात करें तो 10 की पावर 2 के। किलो की बात करें तो 10 की पावर 3 के। और मेगा की बात करें तो 10 की पावर 6। गीगा की बात करें 10 की पावर 9। टेरा की बात करें 10 की पावर 12। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको देखो कितना होता है बेटा, 0.4536 केजी। एक पाउंड के अंदर कितने केजी होते हैं, 0.4536 केजी। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने होते हैं मीटर हमारे, 10 की पावर -10। 1 फर्मी के अंदर कितने होते हैं बेटा, 10 की पावर -5 मीटर। 10 की पावर -5 मीटर। और 1 टन के अंदर कितने केजी होते हैं बेटा हमारे, 1 टन के अंदर होते हैं 1000 केजी। ठीक है, और 1 क्विंटल के अंदर 100 केजी। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आया।